बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम इसके तीसरे चैप्टर की सेकंड सेशन हम करेंगे। और इस चैप्टर के पहले हाफ में हमने डिवाइन एट्रीब्यूट्स पढ़ी, जिनमें पहली एट्रीब्यूट थी यूनिटी ऑफ गॉड। और यूनिटी ऑफ गॉड के अंदर इकबाल ने पहले ये बात बताई कि ये इंडिविजुअलिटी डेवलप करना नेचर के अंदर हमें नज़र आता है। और नेचर के अंदर जो सबसे रिफाइंड इंडिविजुअलिटी है वो इंसान की है। लेकिन जितनी भी इंडिविजुअलिटीज़ हमें नेचर में नज़र आती हैं, उनके अंदर एक टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस है, जिसकी वजह से उसकी यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो जो खुदा की यूनिटी है, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि ही डज़ नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है। और बिकॉज ही डजंट रिप्रोड्यूस, हिज यूनिटी इज़ परफेक्ट। और परफेक्ट यूनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सूरह इखलास आपको कोट की थी। इसके बाद हमने द इनफाइनाइट टेंडेंसी ऑफ गॉड स्टडी की। और इसके अंदर हमने ये देखा कि खुदा की जो इनफाइनाइट्यूड है वो स्पेस के रेफरेंस में नहीं है। हिज इनफाइनाइट्यूड इज़ नॉट एक्सटेंसिव, इट इज़ इंटेंसिव, क्योंकि ही इज़ अ स्पिरिचुअल एंटिटी। सो उनकी जो खुदा की जो इनफाइनाइट्यूड है इज़ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। और एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है ऑफ क्रिएशन, जो कि हम देख रहे हैं। और तीसरे में हमने खुदा की क्रिएटिविटी स्टडी की, और उसमें ये बताया गया कि ये जो क्रिएशन है ये इट इज़ वन एक्ट ऑफ क्रिएशन, वन कॉन्टीन्यूअस एक्ट ऑफ क्रिएशन। और ये क्रिएशन को जब हम देखते हैं या स्टडी करते हैं तो उसको हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, क्योंकि जितनी भी क्रिएशन है ये टाइम और स्पेस के रेफरेंस से हम समझते हैं इसको। तो बात ये बताई गई थी कि टाइम और स्पेस जो है ये क्रिएशन को समझने के लिए है, ये खुदा के ऊपर लागू नहीं होती ये टर्म्स। खुदा जब अपनी क्रिएशन करता है तो उससे टाइम भी क्रिएट होता है और स्पेस भी क्रिएट होती है। सो टाइम एंड स्पेस is dependent on God's creation. God is not subject to or dependent on time and space. फिर क्रिएशन के अंदर द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन को एक्सप्लेन किया इकबाल ने, और ये बताया कि जो डिवाइन क्रिएटिव एनर्जी है इसमें जो ये ईगोज़ की शक्ल में है, और एवरी एटम ऑफ डिवाइन एनर्जी इज़ एन ईगो। तो ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद जो फिज़िकलिटी है किसी भी डिवाइन एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाली ईगोज़ में, वो एक क्वालिटी है उसकी जो कि हमें नज़र आती है। सो फिज़िकलिटी इज़ अ क्वालिटी that is imposed on divine egos। इस तरह क्रिएशन। फिर उन्होंने दूसरी बात ये बताई
कि ये लोअर ऑर्डर ईगोज़ होती हैं जो कि कंबाइन करके हायर फॉर्म्स ऑफ क्रिएशन बनाती हैं। यानी कि जो जिस तरह हमने क्रिएशन का फिज़िकल प्रोसेस हम देखते हैं, इसी को एक इन स्पिरिचुअल टर्म्स के अंदर उन्होंने कंसीव करके और एक्सप्लेन किया इसको। सो क्रिएशन के बाद आज हम डिवाइन एटर्निटी को देखेंगे, क्योंकि खुदा की एक खसूसियत ये है कि ही इज़ एटर्नल। ठीक है। सो जब हम एटर्निटी को स्टडी करते हैं तो टाइम को हमने स्टडी करना पड़ता है। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि टाइम को समझना भी मुश्किल है और समझाना उससे भी मुश्किल है। लेकिन हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, टाइम के कॉन्सेप्ट को। पिछले चैप्टर के अंदर या पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने टाइम की दो किस्में स्टडी की थी। एक था सीरियल टाइम, अगर जैसे जिस टाइम को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये एक जिसको हम एक टाइम लाइन की शक्ल में देख सकते हैं और इसको हम बांट सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेज एंड आवर्स एंड सेकेंड्स एंड सो ऑन। और दूसरा जो हमने कॉन्सेप्ट टाइम का स्टडी किया था वो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन हमने देखा था, जिसमें सब्जेक्टिवली जो गुज़रा हुआ टाइम है उसको हमने अपनी कॉन्शियसनेस में जब हमने उसको स्टडी किया, अपने एक्सपीरियंस में और अपनी मेमोरी में जब हमने उसको देखा, तो वो उस फॉर्म में हमें नज़र नहीं आया जैसे हम सीरियल टाइम देखते हैं एक टाइम लाइन की शक्ल में। वो टाइम सारा कंप्रेस होके हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर मौजूद है। ठीक है। और जिसकी जितनी मेमोरी है, जितने टाइम की मेमोरी है, वो सारी कंप्रेस हुई हुई है। और उस टाइम की उस कंप्रेस्ड ड्यूरेशन के अंदर टाइम भी है, एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी इंसान की कॉन्शियसनेस है, इंसान की पर्सनैलिटी है। और वो एक यूनिफाइड होल है जो कि कॉन्शियसली जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विद न्यू एक्सपीरियंस जॉइनिंग इट। तो बेसिकली हम टाइम के दो एलिमेंट्स को देख रहे हैं। एक सीरियल टाइम है जिसके अंदर इवेंट्स फिट होते हैं, और एक सब्जेक्टिव टाइम है जो कि हर एक की इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में एक यूनिफाइड फॉर्म में हर इंसान की कॉन्शियसनेस में मौजूद होता है। और अगर आपको ये दो किस्म के टाइम समझ आ रहे हैं तो आगे जो बात चलेगी ये आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव और सीरियल टाइम को देखते हैं। द अशराइट स्कूल कंसीव्ड टाइम एज अ सक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल नाउज। दिस मीन्स दैट बिटवीन टू नाउज देयर इज़ एन अनऑक्युपाइड मोमेंट ऑफ टाइम, अ वॉइड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि टाइम को डिस्क्रीट मोमेंट्स के अंदर देखा जा रहा है। जैसे छोटे ब्लॉक्स हों, उनको हम इकट्ठा करके रखते हैं। अब चूंकि अगर हम डिस्क्रीट ब्लॉक्स को जब इकट्ठा करके रखते हैं तो उनके बीच में गैप आता है। तो बात ये कह रहे हैं कि बिटवीन टू नाउज देयर इज़ अ गैप विच इज़ अ वॉइड ऑफ टाइम। तो टाइम को, सीरियल टाइम को जब ऑब्जेक्टिवली हम इस तरह इमेजिन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड्स एंड आवर्स, तो ये डिस्क्रीट हो जाता है, ये ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है। अब चूंकि ये ब्रेकअप होता है तो इसलिए कहा जा सकता है कि बिटवीन एनी टू मोमेंट्स ऑफ टाइम देयर इज़ अ वॉइड ऑफ टाइम। इस बात की इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि हमने ये जो भी क्रिएटिव प्रोसेस आगे चल रहा है इसको हमने टाइम के रेफरेंस से देखना है। ठीक है। और अगर टाइम को हम ब्रेकअप कर देंगे तो ये जो प्रोसेस ऑफ कायनात की फॉरवर्ड मूवमेंट है, ये भी ऑटोमेटिकली ब्रेकअप हो जाएगी। ब्रेकअप ऐसे हो जाएगी कि हम इसको ऐसे एक फ़िल्म की तरह देखेंगे, जो पुरानी फ़िल्म बनती थी, जो कॉन्टीन्यूस स्नैप्स होते थे। तो एक स्नैप के अंदर एक चीज़ आती थी, फिर रुक जाती थी, फिर एक और स्नैप आता था, और जब आप उनको इकट्ठा करके देखते थे तो आपको एक रवां चीज़ नज़र आती थी। लेकिन हकीकत में वो स्नैप्स होते थे, स्टैटिक स्नैप्स होते थे। तो ये अगर हम टाइम को
डिस्क्रीट मोमेंट्स के अंदर करेंगे तो ये क्रिएटिव प्रोसेस भी हमें ब्रेकअप हुआ हुआ नज़र आएगा, जबकि असल में ये ब्रेकअप हुआ नहीं है, ये एक कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट है। ये बात समझ आई? इसलिए टाइम को इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से समझना एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट नहीं हमें देगा टाइम का। इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए न्यूटन डिस्क्राइब्ड टाइम एज समथिंग विच इन इटसेल्फ एंड फ्रॉम इट्स ओन नेचर फ्लोज इक्वली। So if flow is the main quality, we may need another time to measure this flow and so on. अब ये इकबाल की क्रिटिक है, सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि न्यूटन ने कहा कि टाइम को आप एक स्ट्रीम की तरह देखें कि ये फ़्लो कर रहा है, इक्वली फ़्लो कर रहा है। लेकिन इकबाल कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह भी टाइम को देखो, एक फ़्लो को देखो, तो फ़्लो को भी जज करने के लिए आपको एक और टाइम चाहिए होगा जो इस फ़्लो को की फ़्लो की स्पीड को चेक करेगा, और फिर एक और टाइम चाहिए होगा जो उस की फ़्लो चेक करेगा। तो इस तरह ये भी इसके अंदर इस तरह भी टाइम को समझना प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो कहते हैं द मेन फ्लॉ इन दीज आर्गूमेंट्स इज़ दैट दे लुक्ड एट टाइम फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, in which there is no organic relationship between matter and time। मतलब ये कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव टाइम को अगर इस तरह बाहर से देखेंगे तो हमें ये शक्ल हमें इसलिए नज़र आ रही है, ऊपर वाली आर्गूमेंट्स जो थी इनमें फ़्लॉ ये नज़र आ रहा है कि हम टाइम को ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं। टाइम एक मेजर करने की एक इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने का चेंज इन मैटर को। तो वो जो असल में जो चेंज हो रहा है उसके अंदर और टाइम के अंदर कोई ऑर्गेनिक रिलेशनशिप नहीं है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। वो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि चेंज को मेजर कर रहा है सिर्फ। दिस व्यू ऑफ टाइम कैनॉट बी अप्लाइड टू गॉड एज वी कैनॉट व्यू हिम एज लाइफ इन द मेकिंग। मतलब ये यूनिवर्स या सारी इसके अंदर इस टाइम को अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। तो इस किस्म के टाइम को हम खुदा के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इटर्नल टाइम को समझने के लिए ये नाकाफ़ी है, यानी कि खुदा के टाइम को समझने के लिए ये बात नाकाफ़ी है। अब आखिर में ये बात कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू to make sense of causality, to apprehend the chronology of day-to-day events and to order our lives। तो ये जो एक तरीका है टाइम को समझने का, ये भी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम इवेंट्स की क्रोनोलॉजी और डे टू डे इवेंट्स और अपनी लाइफ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके ऊपर। तो ये टाइम अपनी जगह यूज़फुल है। नाउ लेट्स कम टू सब्जेक्टिव टाइम, जो मैंने पहले आपको ड्यूरेशन का एक कॉन्सेप्ट बताया। द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन टाइम हैज़ टू बी रिलेटेड टू द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ, दैट इज़ अप्रिशिएटिव एंड एफिशिएंट। ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ के आए हैं कि पिछले लेक्चर में बताया था कि इकबाल ने सेल्फ को किस तरह डिवाइड करके समझा है, और उन्होंने कहा था कि जो अप्रिशिएटिव एस्पेक्ट है सेल्फ का, ये इंसान ह्यूमन सेल्फ की एसेंस है, कोर है ये उसका। और जो एफिशिएंट सेल्फ है ये आउटर एस्पेक्ट है सेल्फ का, जो कि डे टू डे कामों के अंदर या डे टू डे लाइफ के अंदर आप इसको एफिशिएंट सेल्फ को यूज़ करके आप डे टू डे लाइफ के काम करते हैं। ये पहले भी बात हुई है इसके ऊपर। द लाइफ ऑफ सेल्फ कंसिस्ट्स इन इट्स मूवमेंट फ्रॉम द अप्रिशिएटिव टू द एफिशिएंट, फ्रॉम इंट्यूशन टू इंटेलेक्ट, एंड सीरियल टाइम इज़ बॉर्न आउट ऑफ दिस मूवमेंट। अब ये भी थोड़ा सा मुश्किल है समझना। वो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट ड्यूरेशन का आपको बताया है, ये इसकी रिलेशनशिप है अप्रिशिएटिव सेल्फ के साथ।
अप्रिशिएटिव सेल्फ अगर आपको याद हो तो इकबाल ने कहा था वो कोर है आपके सेल्फ की, जो कि जिसके अंदर हर आपका सारा एक्सपीरियंस कंबाइन होके यूनिफाइड फॉर्म में होता है। उसको आप अप्रिशिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ कहते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इससे पहले बर्गसन ने भी इस एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया था, और बर्गसन ने ये कहा था कि जो उसने अप्रिशिएटिव सेल्फ को आपकी मेमोरी के साथ उसको रिलेट किया था, और उसने कहा था कि इंसान जो भी काम करता है, जिस सिचुएशन जो सिचुएशन उसको कन्फ्रंट करती है, उसमें उसने कोई एक्शन लेना होता है, और वो एक्शन इस तरह लेता है, उस एक्शन लेने में उसका पास्ट या उसकी मेमोरी या उसका ड्यूरेशन उसके काम आता है, क्योंकि ड्यूरेशन में से वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने ले आता है, और उस एक्सपीरियंस को जिसकी एक एनालॉजी होती है विद द करंट सिचुएशन, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम फैसला करते हैं कि हमने क्या एक्शन लेना है। सो उसने ये कहा था कि जो आपका पास्ट है वो प्रेजेंट में ऑपरेट कर रहा होता है। पास्ट कभी पीछे रह नहीं जाता, बल्कि वो पास्ट आपके प्रेजेंट के अंदर, आपके एक्शंस के अंदर ऑपरेटिव होता है। यही बात यहाँ पे इकबाल कह रहे हैं कि इंट्यूशन में जो आपका अप्रिशिएटिव सेल्फ है, उसके अंदर जो पूरा आपका एक्सपीरियंस है, वो वहाँ से बात शुरू होती है और आपका वहाँ से इंटेलेक्ट में आती है, और इंटेलेक्ट जो आपको एक्शंस जो करवाता है उससे सीरियल टाइम प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो क्रिएटिव एक्टिविटी है आपकी, वो आपके अप्रिशिएटिव सेल्फ से, आपके इंटेलेक्ट से होती हुई एक्शन में कन्वर्ट हो रही है। और चूँकि एक्शंस जो सीरियल टाइम है वो एक्शंस को ही देखता है, तो ये इस तरह आपको एक फ़्लो नज़र आएगा फ्रॉम सब्जेक्टिव टू सीरियल टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली हम अपना, इकबाल आपको कॉमन सेंस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को ज़रा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह आपका एक्सपीरियंस है और उसका टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप है। जी बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बर्गसन का कॉन्सेप्ट था कि जो आपकी मेमोरी या ड्यूरेशन होती है वो आपको मदद देती है अपना फ्यूचर बनाने में। फ्यूचर बनाने का जो भी आप एक्शन आज कर रहे हैं और कल करेंगे वो आपका फ्यूचर है ना। तो आपकी मेमोरी जो है वो हर सिचुएशन के अंदर आपको उससे मिलती जुलती पुरानी सिचुएशंस का एक्सपीरियंस आपके सामने ले आती है, और उस एक्सपीरियंस को आप यूज़ करके आप डिसीजंस लेते हैं और फ्यूचर बनाते हैं। इसीलिए उसने ये भी कहा था कि हर फ्यूचर एक्शन जो आप लेते हैं वो एक नया एक्शन होता है। वो नया एक्शन इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक या दो एक्शन ले लेते हैं तो वो भी आपकी मेमोरी में चले जाते हैं, आपके एक्सपीरियंस को ऐड कर देते हैं, और आपकी एक्सपीरियंस को ऐड करके आपको चेंज कर देते हैं वो। विद एवरी न्यू एक्शन यू चेंज योर ओन सेल्फ, एंड एवरी टाइम that you take another action, you have a changed consciousness and it gives you a new decision. So that is why the past is never like the future. It is innovative, it is creative, it is new. ठीक है बात? तो ये एक This is the reason for the flow. Yeah. Thus the ego, human ego, on the one hand lives in eternity, by which we mean change without succession, while on the other hand it lives in serial time, which is only a measure of that change. So पहली बात ये वही बात अब उस तरह समझें, एटर्निटी उसको कह रहे हैं जो आपका अप्रिशिएटिव सेल्फ है, जो आपकी ड्यूरेशन है वो एक यूनिफाइड होल है। उसके अंदर टाइम, मेरा टाइम 60 सालों में तकसीम नहीं हुआ बल्कि इकट्ठा हुआ है। इट्स ए यूनिक, इट इज़ ऑर्गेनिक ऑल्सो। वो जो पहले एक बात आई थी ना
कि मैटर एंड टाइम, सीरियल टाइम को जब आप स्टडी करते हैं तो वो ऑर्गेनिक नहीं होता, लेकिन सब्जेक्टिवली ये ऑर्गेनिक हो जाता है. योर टाइम इज़ मिक्सड अप विद योर एक्सपीरियंस, योर पर्सनैलिटी एंड योर होल सेल्फ. Their time is also present, but it is organic to your whole consciousness, your whole personality. So eternity का मतलब ये है कि आपकी एक limited eternity है. मेरी eternity का मतलब है कि 66 years of my life is my eternity, ठीक है, which is all together. So I am living in my eternity. At the same time I am living in serial time also. तो सीरियल टाइम के अंदर मैं जो एक्शंस कर रहा हूँ वो सिर्फ एक मेजर है उसका. Thus the character of our conscious experience gives us a clue to reconcile the opposition of permanence and change, of time regarded as an organic whole or eternity and time regarded as serial. यानी कि हम अभी तक अपने एक्सपीरियंस के अंदर ही हैं, अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज कर रहे हैं, और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर एक परमानेंस भी है और एक चेंज भी है. और वो चेंज ऐसा है जो कि सीरियल चेंज नहीं है. ये चेंज ऐसा ही है जैसे समुंदर के अंदर एक दरिया का पानी गिरता है और उसके अंदर मर्ज होता है, ठीक है. इसी तरह हमारे एक्सपीरियंस में जो नई चीज़ आ रही है वो हमारे टोटल एक्सपीरियंस के अंदर मर्ज होके उस एक्सपीरियंस को ग्रो कर रही है सिर्फ, ठीक है. और ये ऑर्गेनिक होल है. इटर्निटी, हमारी इटर्निटी इज़ एन ऑर्गेनिक होल. और फिर जो सीरियल टाइम है ये हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी आगे चल रही है. सो चेंज और परमानेंस और ऑर्गेनिक होल, इटर्निटी और सीरियल टाइम, हमने अपने एक्सपीरियंस से हमने इस चीज़ को समझा है. अभी डिवाइन टाइम देखते हैं. To understand divine time, we have to take a clue from our conscious experience, which is duration in the form of memory and creative activity in serial time. यही हमने डिस्कस किया ना. This analogy will help us understand divine time, in which all present events and the entire sweep of history is known in one single act of perception. This is one part of divine eternity. अभी आप try and find an answer to your question. So ये कहा कि जिस तरह हमने एक लिमिटेड तरीके से इटर्निटी को फील किया था सब्जेक्टिवली, जो डिवाइन इटर्निटी है वो तमाम इवेंट्स को, तमाम क्रिएशन को और तमाम इसकी पुरानी हिस्ट्री को एक सिंगल एक्ट ऑफ परसेप्शन में परसीव कर रही है. दिस इज़ वन पार्ट ऑफ डिवाइन एटर्निटी. अभी सीरियल टाइम पे आ जाते हैं. सीरियल टाइम ऑन द अदर हैंड इज़ ओनली अ मेजर, दैट इज़ सीक्वेंस एंड पेस ऑफ हिज सीजलेस क्रिएटिव एक्टिविटी, which is unfailing and infinite. This is the other part of divine eternity. यानी कि ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है, आपने देखा कि ये कहाँ से चल रहा है, ये इनफाइनाइट तरीके से आगे जा रहा है. अब ये जो इनफाइनाइट तरीके से आगे जा रहा है, इसके अंदर दिस इज सीजलेस क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ द डिवाइन रियलिटी, ठीक है. और जो सीरियल टाइम है ये सिर्फ इसकी पेस, सीक्वेंस और पेस को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है. और ये क्रिएटिव एक्टिविटी जो है दिस इज़ अनफेलिंग एंड इनफाइनाइट. तो दिस इज़ अदर पार्ट ऑफ डिवाइन इटर्निटी. हमने टाइम को अपने एक्सपीरियंस में दो शक्लों में देखा ना. एक हमारी मेमोरी या हमारी कॉन्शियसनेस या ड्यूरेशन जिसको कहा गया, जहाँ सारा टाइम हमारा, आपका लैदा होगा, मेरा लैदा होगा, लेकिन एक कंप्रेस्ड यूनिफाइड ऑर्गेनिक होल की शक्ल में हमारी कॉन्शियसनेस में मौजूद है, ठीक है. दिस इज़ योर प्रेजेंट एंड पास्ट. ओके, प्रेजेंट तो कोई चीज़ नहीं है क्योंकि एकदम
जो जो प्रेजेंट होता है वो एक दो सेकंड में ही पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। सो ये सारी एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, यूनिफाइड होल है जिसको हम ड्यूरेशन कह रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, हमारा जो सीरियल टाइम है आगे का, वो एक लिमिटेड है, हमें पता नहीं है कितना, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड है। ठीक है। लेकिन वो एक डिफरेंट फॉर्म में, वहाँ हमने क्रिएटिव एक्टिविटी अपनी करनी है और वहाँ हमें वो सीरियल टाइम में नज़र आएगी आगे, जैसे हम आगे चलेंगे। तो ये दो फॉर्म्स हैं, एक सब्जेक्टिव फॉर्म जो कि पास्ट को कलेक्टिवली एक यूनिफाइड होल की शक्ल में आपको दिखाता है, और आपका जो फ्यूचर है, जो आपने फ्यूचर बनाना है वो भी बना नहीं है, उसमें जो आप एक्शंस करेंगे वो आपका फ्यूचर बनेगा और वो आपको एक सीरियल टाइम में आगे नज़र आएगा। सो ये ऑब्जेक्टिव टाइम है, आपसे बाहर है, जो आगे बाद में आपको नज़र आएगा, और सब्जेक्टिव वो है जो आपके कॉन्शियसनेस में मौजूद है। सो ये दो एलिमेंट्स हैं हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस के। इसी एनोलॉजी के ऊपर उसने डिवाइन इटर्निटी को एक्सप्लेन किया है कि एक लेवल है जो कि प्रेजेंट और सारे पास्ट का एक यकमुश्त खुदा के पास मौजूद है, और आगे की एक्टिविटी हमारी जैसे लिमिटेड थी सीरियल टाइम में, एक इनफाइनाइट क्रिएटिव एक्टिविटी है जो सीजलेस है और ये आगे चलती जाएगी। सो ये भी एक पार्ट है डिवाइन इटर्निटी का, फ्यूचर क्रिएशन का, एक इनफाइनाइट फ्यूचर क्रिएशन का। सो ये दो एस्पेक्ट्स हैं डिवाइन इटर्निटी के। ठीक है। अच्छा, हमारा जो अब आगे फ्यूचर वाला एस्पेक्ट होता है वो क्रिएटिव होता है, जी, इनोवेटिव होता है जी, हमें पता नहीं, लेकिन जो डिवाइन वाला होगा वो तो पता होना चाहिए। नहीं, डिवाइन भी जो क्रिएटिव एक्टिविटी होती है वो नई एक्टिविटी होती है, ऐसे नहीं है कि वो सारी बनी हुई है और अनफोल्ड हो जाएगी। वो एक ऑनवर्ड क्रिएटिव एक्ट, कॉन्टीन्यूअस क्रिएटिव एक्ट है जिसका कुछ पास्ट है और फ्यूचर इन द मेकिंग है। इट इज़ नॉट ऑलरेडी मेड, इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ दैट क्रिएटिव प्रोसेस, ऑफ दैट न्यू क्रिएशन ऑनवर्ड्स फ्यूचर की। सो आई थिंक ये जो आपका क्वेश्चन भी इसमें एड्रेस होता है। The Quranic verse, "To God belongs the alternation of day and night," depicts this seamless and ceaseless creative activity. उसी बात को उन्होंने कुरानिक वर्स के साथ रिलेट किया। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, डिवाइन नॉलेज एंड ओमनीपोटेंस। One concept of omniscience is to suggest that God, in one single act of knowledge, knows the entire sweep of history, inclusive of all that has as yet not come into being। यानी कि ये एक, अभी हम आ गए हैं खुदा की नॉलेज के ऊपर। ठीक है। ओमनिशियंस मीन्स के परफेक्ट नॉलेज। तो एक तरीका गॉड की परफेक्ट नॉलेज को समझने का ये है कि सारा पास्ट और सारा फ्यूचर यकमुश्त खुदा के सामने खुदा को मौजूद हो। दिस इज़ वन वे, जो कि कॉमनली हम जिस तरह हम समझते हैं, आप भी इसी बात को रेफ़र कर रही थी। ठीक है। ये एक तरीका है खुदा की ओमनिशियंस को समझने का। ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट हाउएवर suggests a finished universe, a predetermined, unalterable order of specific events which left the hands of the maker long ago। अगर आप पहला वाला कॉन्सेप्ट बिलीव करेंगे तो उसकी ये इम्प्लीकेशन है कि ये एक खुदा ने जब कायनात बनाई थी तो कंप्लीट कायनात बना दी थी, जबकि हम अभी ये बात पहले भी करते आ रहे हैं कि इट इज़ वन कॉन्टीन्यूअस एक्ट ऑफ क्रिएशन, नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है। लेकिन अगर आप ओमनिशियंस को इस तरह समझेंगे कि सारा पास्ट और सारा फ्यूचर इन कंप्लीट डिटेल्स के अंदर खुदा को पता है, तो फिर ये एक फिनिश्ड यूनिवर्स बन जाता है। This kind of total knowledge does save his omniscience, but at the cost of his freedom and creative activity. This answers your question. ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। Such kind of
passive omniscience inhibits us from imagining a creator continuously engaged in the act of creation. अगर हम जो हमने पहले बात की है, एक फ्रेमवर्क की, अगर हम उसको मानेंगे तो फिर हमें खुदा की जो ओमनिशियंस है वो एक पैसिव फॉर्म में नज़र आएगी, ना कि एक क्रिएटर जो कि कॉन्टीन्यूसली अपनी क्रिएशन के साथ एंगेज्ड हो। वो उसके फिर इमेज ऐसे मिलेगा कि एक चीज़ बना के रख दी है और दूर बैठ के उसको देख रहे हैं। और अगर आपने पहले भी ये इसकी डिस्कशन सुनी हो तो ये कहा था कि क्रिएटर और क्रिएशन दो सेपरेट एंटिटीज़ नहीं हैं जो कि एक दूसरे को फेस कर रही हैं। हाँ, We thus have to view his omniscience complete in a single act of knowing all that he has created and in the form of outlines regarding infinite future creative possibilities. तो इस तरीके से हमने देखना है कि पास्ट कंप्लीट एक सिंगल एक्ट ऑफ नोइंग में डिवाइन ओमनिशियंस में मौजूद है, जबकि फ्यूचर एक आउटलाइन फॉर्म में एक पॉसिबिलिटीज़ की शक्ल में है जो कि अभी क्रिएट होना है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, इसको समझना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स योर वर्ल्ड व्यू, इट शेप्स योर लाइफ इन द फ्यूचर, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। It is however important to note that emergence of finite egos with the power of spontaneous and unforeseeable action is a limitation on the freedom of the ultimate ego. और ये फाइनाइट ईगोज़ में इंसान की तरफ रेफरेंस है और ये कहा जा रहा है कि इंसान चूँकि अपनी मर्ज़ी से एक फ्री विल से एक्शन करता है तो ये जो डिवाइन क्रिएटिव एक्टिविटी है उसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। बट दिस लिमिटेशन इज़ नॉट एक्सटर्नली इम्पोज्ड, रादर इट इज़ बॉर्न आउट ऑफ हिज ओन क्रिएटिव फ्रीडम whereby he has chosen finite egos to participate in his life, power and freedom. यानी कि ये लिमिटेशन इंसान ने खुदा के ऊपर इम्पोज नहीं की, खुदा ने खुद ये फ्रीडम दी है। It is not externally imposed on the creator, but he has chosen finite egos to participate in his life, freedom, power and freedom. ठीक है। हाउ टू रिकनसाइल लिमिटेशन विद हिज ओमनीपोटेंस। अभी ये हम नॉलेज से ओमनीपोटेंस पे आ गए हैं क्योंकि क्रिएटिव एक्टिविटी में हम पहले फोर नॉलेज की बात कर रहे थे, अब फिर हमने एक लिमिटेशन की बात की। ठीक है, तो वो लिमिटेशन हम किस तरह ओमनीपोटेंस और लिमिटेशन को किस तरह हम इक्वेट करते हैं, क्योंकि if we say that human beings are part of the creative process, so that becomes a limitation on the creator. ठीक है, तब इस एक डाइकोटमी है लिमिटेशन और ओमनीपोटेंस की, इसको किस तरह हम रिजॉल्व करते हैं। All activity, creative or otherwise, in order to have wisdom and rationality, has to be within certain limits. Otherwise, it is impossible to conceive God as a rationally directed creative ego. जो सेकंड चैप्टर था उसके एनालिसिस के बाद कुछ इस किस्म की बात सामने आई थी कि द अल्टीमेट रियलिटी इज़ रैशनली डायरेक्टेड क्रिएटिव ईगो। ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि विजडम और रैशनैलिटी इज़ पार्ट ऑफ डिवाइन विजडम। इसलिए जो एक आपको क्रिएटिव प्रोसेस नज़र आ रहा है इसके अंदर एक रैशनैलिटी है। ओमनीपोटेंस एब्स्ट्रैक्टली कंसीव्ड इज़ अ ब्लाइंड कैप्रिशियस पावर विदाउट एनी लिमिट्स। द कुरान व्यूज़ गॉड्स ओमनीपोटेंस एज इंटीमेटली रिलेटेड टू डिवाइन विजडम। मतलब गॉड्स ओमनीपोटेंस का ये मतलब नहीं है कि इरेशनल और एनी काइंड ऑफ थिंग ही विल डू,
There is a certain habit of Allah. The Quran says that which He repeats, which doesn't change, and that habit is a certain way in which things are done. It describes God's infinite power revealed not in the arbitrary and capricious, but in the recurrent, regular, and orderly. So God's omnipotence is recurrent, regular, and orderly. आर्बिट्रेरी और कैप्रिशियस का मतलब होता है कि आप कोई भी ऐसा काम कर दें जो कि बिल्कुल अनफोर्सिएबल हो, इर्रेशनल हो. नाउ वी गो टू द मीनिंग ऑफ प्रेयर. ये लास्ट पार्ट है इसका. और प्रेयर को अलामा ने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में देखा है. प्रेयर का मतलब नमाज़ पढ़ना सिर्फ नहीं है, बल्कि वर्शिप इन जनरल, और जो भी हमारा थॉट प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू नो द क्रिएटर, उसको हम कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ प्रेयर है. सो प्रेयर इन अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क, ही इज़ लुकिंग एट प्रेयर इन अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क. We have discussed philosophically the Islamic concept of God, but religious ambition soars higher than philosophy. अभी तक जो जितनी क्वालिटीज़ हमने डिवाइन एट्रीब्यूट्स डिस्कस की हैं, ये फ़िलोसॉफिकल और रैशनल और लॉजिकल बेसिस पे डिस्कस किए हैं हमने. लेकिन ये कह रहे हैं कि जो रिलीजियस एम्बिशन है, ये फ़िलॉसफी से ज़्यादा आगे भी जाती है. और कैसे जाती है? इट सीक्स अ मोर इंटीमेट नॉलेज ऑफ एंड एसोसिएशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स परसूट, विच इट डज थ्रू द एक्ट ऑफ प्रेयर और वर्शिप. मतलब है कि इंटेलेक्चुअली जो हमने खुदा को जाना है, उससे इंसान की एम्बिशन आगे जाती है, और इंसान खुदा को इंटीमेटली जानना चाहता है और एक एसोसिएशन क्रिएट करना चाहता है. और वो किया जाता है नॉट इंटेलेक्चुअली बट थ्रू प्रेयर, थ्रू वर्शिप एंड प्रेयर्स. ठीक है. अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिस ज़माने में इकबाल लिख रहे थे, उस ज़माने के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि मटीरियलिज़म का दौर था, और मेटाफिज़िकल रियलिटीज़ के साथ कनेक्शन का लोगों को लॉजिकली बताना मुश्किल काम था, और इकबाल भी ये कोशिश कर रहे थे. और उसमें ये विलियम जेम्स एक फ़िलासफ़र है जिसने एक किताब लिखी थी, द वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, उसको भी इस्तेमाल करते हैं उसके कंक्लूजन. और विलियम जेम्स ने कोशिश ये की थी कि वो ये बताए कि साइकोलॉजिकली भी आप मेटाफिज़िकल रियलिटीज़ के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं. ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है. और वो इसको किस तरह एक्सप्लेन करता है? डिस्पाइट ऑल दैट साइंस में डू, humans will continue to pray till the end of time unless their nature changes, which is unlikely. ये उसने जितनी भी अपनी स्टडी की थी, और उसने डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस को उसने एनालाइज किया था. डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर डिफरेंट किस्म की नॉन रिलीजियस भी एक्सपीरियंसेस को उसने एनालाइज करके उसने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि ये एक इनेट टेंडेंसी है ह्यूमन नेचर की. सो ये कह रहा है कि इंसान की नेचर के अंदर एक टेंडेंसी है कि वो प्रे करता है टू सम मेटाफिज़िकल रियलिटी. ठीक है. और जब तक कि जो कुछ भी साइंस कर ले, जब तक इंसान की नेचर चेंज नहीं होती, विच इज़ अनलाइकली, सो ये टेंडेंसी इंसान के अंदर परसिस्ट करेगी. दिस इज़ सो बिकॉज ह्यूमन सेल्फ हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सोशल इम्पल्स, yet it can find its only adequate companion in an ideal world. अब वो ये कह रहा है कि इंसान के अंदर एक सोशल इम्पल्स है, लेकिन उसको अपना आइडियल कंपेनियन इस दुनिया में या मटेरियल
दुनिया में नहीं मिलता, वो आइडियल वर्ल्ड के अंदर इसको देखता है। ठीक है। सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि हमारी जो सोशल रिक्वायरमेंट है वो आपस में इंसानों के अंदर हमारी एक सोशल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है, लेकिन मुकम्मल नहीं होती। इसके बावजूद हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि किसी और के साथ भी कोई सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करें। Individuals, however, differ a great deal in the extent they are haunted by this ideal spectator। कि ये टेंडेंसी सब में मौजूद है, लेकिन इट वेरीज़ फ्रॉम उसकी इंटेंसिटी वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Most humans either continually or occasionally carry a reference to it in their breasts. Even the humblest outcast can find solace and validity by means of this higher recognition and companionship। यानी कि जो अब ये इस किस्म की एक फैसिलिटी अवेलेबल है हर इंसान को कि वो बिल्कुल जो आउटकास्ट भी है वो भी अपने आप को इस आइडियल स्पेक्टेटर के साथ रिलेट कर सकता है। फॉर मोस्ट ऑफ अस a world with no such inner refuge, when our outer social self has failed, would become an abyss of horror। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये बात कि जो हमारी अगर हम कई लोग सोशली बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाते हैं, लेकिन उस सिचुएशन के अंदर भी ये हमारे पास एक रिफ्यूज है। अगर ये रिफ्यूज ना हो तो दिस लाइफ कैन बिकम एन एबिस ऑफ हॉरर। This feeling is much more in some than in others. Thus, some are more religious than others. Those who say they don't have it altogether deceive themselves, as they also have it to some degree. So, ये एक जो साइकोलॉजिकल इनेट साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है इंसान की, उसको विलियम जेम्स ने एक्सप्लेन किया है। इसको इकबाल भी इसे एग्री करते हैं और इसको कोट कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। Thus we see that psychologically speaking, prayer is instinctive in its origin. It is an expression of man's inner yearning for a response in the awful silence of the universe। ये मुझे फ़िक्रा काफ़ी पसंद है इकबाल का। हाँ, मतलब ये बात जो बात विलियम जेम्स ने कही है उसी को इन्होंने उसकी तायद की है उन्होंने, कि ये साइकोलॉजिकली इंस्टिंक्टिव है और ये एक एक्सप्रेशन है इंसान की इनर यर्निंग इन द ऑफुल साइलेंस ऑफ द यूनिवर्स। एज अ मीन्स ऑफ सीकिंग नॉलेज इट इज़ रिफ्लेक्शन, yet at another level it is assimilation, but this assimilative process in the case of prayer closes upon itself and acquires a power unknown to pure thought। अब ये ज़रा थोड़ी सी एक मुश्किल बात है। ये पहली बात तो समझ आती है कि मतलब है कि थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन वी ट्राई एंड गेन नॉलेज ऑफ गॉड, ये तो बात समझ आती है। लेकिन ये दूसरी बात कह रहे हैं एट अनदर लेवल इट इज़ असिमिलेशन। इसका मतलब है कि इन सम वे इन द प्रोसेस ऑफ प्रेयर वी ट्राई एंड असिमिलेट द क्रिएटर। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉर्मल जो प्योर थॉट को कोई इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती। ठीक है, ये थोड़ी सी एक मिस्टिसिज्म की तरफ ये बात कर रहे हैं कि आप, ठीक है। इन थॉट द माइंड ऑब्जर्व्स एंड फॉलोज द वर्किंग ऑफ रियलिटी एज अ स्लो फुटेड सीकर। इन द एक्ट ऑफ प्रेयर इट राइजेज हायर देन थॉट to capture reality and become a conscious participator in its life। ये बात पहले भी उन्होंने ये कहा था, इस किस्म की बात की थी जिसमें ये कहा था कि मॉडर्न नॉलेज तो है, मॉडर्न नॉलेज भी एक स्लो प्रोसेस है अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने का। ये पहले चैप्टर में नॉलेज और रिलीजियस एक्सपीरियंस में भी ये बात हुई थी और वही एक बात इधर रिपीट कर रहे हैं। और प्रेयर एक ऐसा तरीका है जिसमें आप रियलिटी को यकमुश्त कैप्चर करते हैं
and you become a conscious participator in its life. Conscious participator in its life को हम ये जो assimilation वाली बात पहले की थी, जिसमें आप, और पहले उन्होंने कहा था कि एसोसिएशन आप क्रिएट करते हैं क्रिएटर के साथ, तो ये एक किस्म का कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टिसिज्म को भी मतलब प्रेयर के कॉन्टेक्स्ट में, प्रेयर हमें वैसे ही पता है कि ये सेंस परसेप्शन के साथ इसका रिलेशन नहीं है। ये जब आप प्रे करते हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल इंट्यूशनल प्रोसेस होता है जहाँ आप अपने क्रिएटर के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। प्रेयर एज अ मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल illumination is a normal vital act in which the human ego suddenly finds its place in the larger whole of the ultimate ego। ये एक वर्स मैंने आपको याद होगा दिखाई थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में थी, जिसमें ये कहा गया था कि पहले क्ले से बनाया, फिर उसमें उसकी एक सेकंड पार्ट, देन ही इन्फ्यूज्ड हिज स्पिरिट इनटू हिम, यू नो, एक वर्स में ये बात आई थी। तो इकबाल ने मेटाफिज़िकल लेवल पे, यानी कि नॉन मटेरियल लेवल पे एक कनेक्शन क्रिएट किया है बिटवीन द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन, और वो सारा एक स्पिरिचुअल लेवल पे है कि उन्होंने कहा कि जैसे ऑल ईगोज़ proceed from the ultimate ego, then there are lower forms of egos through which higher forms of egos emerge। तो ये सारा एक spiritual connection है with the creator, ठीक है। तो ये उसी context में ये बात कर रहे हैं कि when you have, we all have a certain metaphysical spiritual content, and when we really find out our content, the spiritual content, and relate it with the creator, तो फिर ये बात उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करेंगे, suddenly one finds its place in the larger whole of the ultimate ego। और अगले आखिरी चैप्टर है उसमें, इसमें काफ़ी तफसील में बात करेंगे इसके ऊपर, जो कि इज़ रिलीजन पॉसिबल के है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जिसके अंदर वो ये डिस्कस करेंगे कि आया इंसान अपने क्रिएटर के साथ कोई रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये बात आप अगर याद रखें तो उसके अंदर और इस तफसील में बात करेंगे, यानी कि व्हाट ही हैज़ डन इज़ दैट ही इज़ ट्राइंग टू गिव यू अ कंप्लीट synergetic whole of different dimensions of life and experience that we see, modern knowledge, religious experience, mysticism, इन सारी चीज़ों को वो कंबाइन करके आपको बताएंगे और ऐसा वर्ल्ड व्यू देंगे which will encompass all these elements। The modern mind with its habit of concrete thinking demands a concrete living experience of God। The attitude of mind that combines acquisition of knowledge with the act of worship is a condition for such an experience। ये concrete mind की पहले भी बात हुई है। Concrete mind you can say is a scientific kind of mind, ठीक है। और scientific kind of mind को के लिए उन्होंने कहा था कि वी नीड टू क्रिएट साइंटिफिक फॉर्म ऑफ रिलीजियस नॉलेज। ये उन्होंने अपने प्रीफेस में ये बात की थी जब उन्होंने सूफ़ी स्कूल्स को क्रिटिसाइज़ किया था, तो उन्होंने कहा था कि मॉडर्न मैन को वी नीड टू क्रिएट रिलीजियस फॉर्म ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक फॉर्म ऑफ रिलीजियस नॉलेज, ठीक है। अब ये उसी फॉर्म में बात कर रहे हैं कि हाँ कि एक जो मॉडर्न माइंड है इसको लॉजिकली भी आपने उस तरफ लेके जाना है जहाँ उसका माइंड कंडीशन हो क्रिएटर को पहचानने का और उसका रिलेशनशिप क्रिएट करने का। प्रेयर मस्ट बी रिगार्डेड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ नेचर, because scientific observation of the behavior of nature conditions our inner perception for a deeper vision of it। ये उसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये
जो आप मॉडर्न नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, आपके माइंड और इंटेलेक्ट को कंडीशन कर रहा है फॉर एन इनर परसेप्शन of the ultimate reality or of the creator. The object of prayer is better achieved when it is congregational. अभी दूसरी तरफ बात लेके जा रहे हैं, because its spirit is social. In Islam, we pass from daily congregational prayer to the annual congregation in Makkah. Thus, Islamic institution of worship enlarges the sphere of human association. So, congregational prayer और उसको एक जो इसकी spirit which is social उसके साथ relate करके ये बात कर रहे हैं कि ये framework ऐसा है जो कि regular limited level पे congregational prayers को ultimately एक एनुअल कॉन्ग्रीगेशन की तरफ लेके जाता है मक्का. द फॉर्म ऑफ प्रेयर ought not to be a matter of dispute. Which side you turn is not essential to the spirit of prayer. The Quran says, the east and west is God's. Therefore, whichever way you turn, there is the face of God. यानी कि जो एक बेसिक फॉर्म के ऊपर वो कह रहे हैं आप झगड़ा ना करें, ठीक है, जो स्पिरिट है वो पहले ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या है, उस पर फोकस करें. Yet the direction of prayer is also important, as choice of one particular direction is meant to secure unity in congregation, and its form fosters a sense of equality. यानी कि फॉर्म को निगेट नहीं कर रहे, फॉर्म की भी एक इम्पोर्टेंस होती है, अब ये हमने देखा है लाइफ में, इसलिए फॉर्म ऑफ प्रेयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और उसके दो जो फ़ायदे हैं वो आपको बता दिए. फ्रॉम द यूनिटी ऑफ द ऑल एम्ब्रेसिंग ईगो हु क्रिएट्स एंड सस्टेन्स ऑल ईगोज़ फॉलोज़ द एसेंशियल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. ये बात पहले भी हमने डिस्कस कर ली है कि चूँकि ये सारी ईगोज़ प्रोसीड कर रही हैं फ्रॉम द अल्टीमेट ईगो, एंड सो देयरफॉर एक किस्म की एक एसेंशियल स्पिरिचुअल लेवल पे एक यूनिटी है मैनकाइंड की. द डिवीजन ऑफ मैनकाइंड इनटू रेसेस, नेशंस एंड ट्राइब्स अकॉर्डिंग टू द कुरान इज़ फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ओनली. जहाँ वो वर्स कोट नहीं की, लेकिन बड़ा क्लियर एक वर्स ये इस एसेंस को एक्सप्लेन करती है कुरान की. That's all for today, ji. Thank you.